नमस्कार साथियों। अच्छे रिजल्ट के लिए सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है और हमें उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप दिन रात युद्ध स्तर पर अपनी लड़ाई जारी रखे होंगे। 6 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण 5 बातों के संदर्भ में जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक ही है कि वो 5 मुख्य बातें कौन सी हैं जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा और अंतिम समय पर, चूंकि आप अंतिम पड़ाव में अपनी तैयारी के चल रहे हैं, विशेष तौर पर प्रीलिम्स के संदर्भ में अगर बात करें तो वो कौन सी 5 मुख्य बातें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान देना होगा। तो आप अपनी जितनी पुरानी परेशानियां थी उनको भूल जाइए, युद्ध स्तर पर अपने मनोबल बना के अपने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ जुट जाइए। और आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं कि वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 5 मुख्य बातें कौन सी हैं जिसका अगर आपने ध्यान रखा तो प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए दे दें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं 26 से लेकर 30 अगस्त तक इस साल का हमारे सारे स्टेट पीसीएस के लेवल पर अगर देखें तो सबसे बड़ा डिस्काउंट, यानी कि 26 से लेकर 30 अगस्त तक आपको फेस्टिव लर्निंग ऑफर के तौर पर चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी, आरएएस या एचसीएस, सभी के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलने वाला है पूरे साल की सबसे बड़ी छूट। यानी कि इतना डिस्काउंट अभी तक इस साल आपको नहीं मिला होगा। क्या है इसके बारे में जानने के लिए आपको कॉल करना होगा 8750187501। हमारी पूरी टीम आपके स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उसकी क्या क्या खासियत है वो सारी जानकारी आपको इस पर मिलेगी और लोएस्ट प्राइस का लाभ उठाना है तो 30 अगस्त की डेट आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉल करने के लिए 8750187501 हमारा नंबर है। देखिए, मुख्य बातें जिन पर हम आपको आज बताएंगे वो बात अगर आप नोट करते हैं तो प्रीलिम्स की परीक्षा में आपकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि बार बार हम वो गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रीलिम्स की बाधा जो है वो पूरे एक साल हमें पीछे ले जाती है। पहला पॉइंट जिस पर हम जिक्र करेंगे कि वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना है, तो इसमें 5 मुख्य बिंदु हैं, उसका ध्यान आपको रखना होगा। उसका ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपको आपके प्रीलिम्स में कि मेंस में शामिल होने से कोई नहीं रोकेगा। दूसरा, कुछ गलतियां हैं भाई, गलतियां मत करिए। बार बार वो गलतियां होती हैं जिन गलतियों की वजह से प्रीलिम्स आपका रुकता है। और तीसरी बात है, कहां करें सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि लास्ट टाइम पर आते आते आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है। तो सेलेक्टिव आपको कहां पर होना है इस बात को ध्यान रखना है। और अगर आपने बताई हुई जो कि सेलेक्ट हुए लोग हैं उनकी, या अपने अनुभव के आधार पर जिन लोगों ने बताई उनकी, इन सारी गलतियों को, जो कि एक सर्वमान्य गलती है, उसको अगर आप नहीं दोहराएंगे तो आपकी सफलता निश्चित होगी। तो सफलता के लिए बहुत विशेष एफर्ट की जरूरत नहीं है, एक निरंतर प्रयास की जरूरत है। एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो याद रखना है आपको, इस तैयारी में जब आप आए होंगे तो इसलिए आए होंगे कि आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। विशेष तौर पर सिविल सेवा की तैयारी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे वो केंद्रीय सिविल सेवा हो, इंसान इस फील्ड का चयन ही करता है इसलिए कि आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो बिल्कुल आपकी मिसाल दी जाएगी। आइए एक एक करते हैं, बात करते हैं एक एक बिंदु पर। तो किन मुख्य बिंदुओं का रखें ध्यान। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय के ऊपर। देखिए, सबसे पहले आप जितना भी पढ़ते हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जहां पर हम मेन कोर सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते उन सेगमेंट्स को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं। लेकिन उन सेगमेंट्स को अगर थोड़ा स्मार्टली टैकल किया जाए तो आपके मार्क्स जो है वो औसत से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम कहें तो अमूमन आप सुनते हैं कि इकोनॉमी से तो केवल करंट पूछता है। तो इकोनॉमी में लोग क्या गलती करते हैं, तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि अगर हमको बात करनी है तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में हमें सामान्य तौर पर क्या पढ़ना होता है, इकोनॉमी में हमें पढ़ना होता है करंट। ये बात बिल्कुल सत्य है। ज्यादातर सवाल आपकी इकोनॉमी में करंट से ही पूछे जाते हैं। लेकिन किसी भी इकोनॉमी की बुक में अगर आप शुरुआत में देखेंगे, कॉम्पिटिटिव बुक्स हो या नोट्स हो, आपको शुरुआती 10-15 पेज में इकोनॉमी की जितनी परिभाषाएं हैं, विशेष तौर पर जिन परिभाषाओं से क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का वो क्लियर होगा। और इन परिभाषाओं को लेकर ही जो आपके सेंटेंस वाले प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमी से, वो गलत नहीं होंगे। तो आप कोशिश करिए कि जो 10-15 पेज के अंतर्गत जो जितने कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के, उसको आप ठीक से समझते हुए पढ़ लीजिए, ठीक, क्योंकि उन परिभाषाओं से ही डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी चीज यह है कि इकोनॉमी में बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि पुराने रिपीट किए जाते हैं। तो इकोनॉमी के पेपर में जितने भी, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उस पेपर में आप ध्यान दीजिए कि उस पेपर में जितने भी रिपीटेड सवाल हैं जो कि लगातार पूछे जाते हैं इकोनॉमी में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सवाल हो गए, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित अन्य जो पंचवर्षीय योजनाओं का सवाल हो गया उससे पूछा गया, ये वाले सवाल जो हैं ये लगातार पूछे गए हैं। तो इनको आप, जो कि ऐतिहासिक रूप से आपको 10-15 सालों में सवाल दिखाए गए हैं,
आपको दिखाई दिए हैं उनको आप जरूर देखिएगा। यहां से क्या है कि आप इकोनॉमी में 2 3 4 आप इस तरह के सवालों को इग्नोर करके निकल जाते हैं, उससे बचेंगे। तो पहला आपको क्या करना है, इकोनॉमी के जितने परिभाषा वाले आपको चीजें मिले 10-15 पेज में किसी भी बुक में आप देखेंगे तो वो मिल जाएगा, और साथ साथ जो पेपर में जो पुराने पूछे गए जो एक ट्रेंड सेट है इकोनॉमी का, वो वाले सवाल जो पूछे गए हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से लेकर हो, अंतरराष्ट्रीय संगठन से लेकर हो, वो वाले सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अमूमन हम लोग थोड़ा सा एनवायरमेंट को छोड़ देते हैं। तो पर्यावरण में हमको क्या करना है कि पर्यावरण में भी हमें जो सवाल कुछ पुराने पूछे गए हैं, प्लस पर्यावरण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि करंट में जो भी इश्यू होता है उससे संबंधित चीज को भी देखना है। तो पर्यावरण भी आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि स्पेसिफाई तरीके से अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण का सेगमेंट यूपीएससी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और यूपीपीसीएस में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण में भी पुराने सवाल आप जरूर लगाइए। 10-12-15 साल का पेपर जो है आप उसको सॉल्व करेंगे तो इसमें बार बार आए हुए सवाल, वो वाले सवाल आप गलत मत करिएगा। करंट वाले तो आप करंट में कवर कर ही लेते हैं। ठीक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि करंट पढ़ते पढ़ते हम वो जो पीछे पूछे गए सवाल है उसको इग्नोर कर जाते हैं, इसको गलत मत करिए। तीसरी बात हम करेंगे यूपी की, तीसरी बात हम करेंगे यूपी स्पेशल की, क्योंकि कई बार होता है कि यूपी में ज्यादा स्पेशल नहीं पूछा जाता है। इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि यूपी से पूछे गए सवाल भी हम नहीं देख पाते हैं। तो यूपी से संबंधित सवाल आप जरूर देखिएगा। करंट की जब कंपाइल लास्ट में आप बुक पढ़ेंगे या जो भी आपके नोट्स पढ़ेंगे उसमें यूपी के सवाल आपको जो रहेंगे वो करंट वाले रहेंगे, लेकिन यूपी का भी जो पुराना पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो यूपी को विशेष तौर पर यहां पर अगर हम बात करें तो यूपी की जो जनगणना है ना, उसको तो बिल्कुल ही आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर मन से पेपर बनाने वाला मूड बना के बैठ गया तो यहां से आपको 5 से 7 सवाल भी मिल सकते हैं। हो सकता है कभी 1-2 सवाल पूछा जाए, लेकिन कभी कभी 5 से 7 सवाल भी मिल सकते हैं अगर जनगणना हो गई और प्लस यूपी के करंट के साथ साथ कुछ स्टैटिक जो पीछे सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक। चाहे वो यूपी का रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे यहाँ की हम कह सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे कि यहाँ पर अभी जो नए नए रामसर साइट्स हो, इनसे सवाल यूपी से आप जरूर बनेगा ही बनेगा। तो यूपी को इग्नोर मत करिएगा ये मान के कि यूपी स्पेशल उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये हम कहते हैं ना कि गागर से सागर भरता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको सेलेक्ट कराएंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती हैं मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे तिनके हैं, इनको अगर आप 5 सवाल 3 सवाल 4 सवाल भी करेंगे ना तो ये 10-12 सवाल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मेरिट प्रभावित होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिकी। चौथा क्या है, आर्थिकी। आर्थिकी में विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो आर्थिकी की बात हम क्यों कर रहे हैं, आर्थिकी इन द सेंस कि कहीं भी आप जो प्रोडक्शन है ना उसकी एक लिस्ट मिल जाए आपको, जो नया हो ऑथेंटिक हो, वो लिस्ट आप देखिए वर्ल्ड में भी और साथ साथ इंडिया में भी। यानी कि जो खनिज है या प्रोडक्ट है, जो कृषि उत्पाद है या जो अनाज है या जो सब्जियां हैं, इनमें विश्व में कौन अग्रणी देश हैं, और साथ साथ अगर यूपी के संदर्भ में बात करें तो कौन कौन से राज्य इसमें अग्रणी हैं। तो इसको भी इग्नोर मत करिएगा। आर्थिकी से भी आपके 1-2 सवाल आते ही आते हैं। तो ये खंड क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसको अमूमन हम क्या करते हैं मेन कोर सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में कि हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, इसी में उलझे रहते हैं और ये हमारे छूट जाते हैं, इन पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर इन कोर सब्जेक्ट की तुलना में इन पे 1/4 भी आप टाइम खर्च कर देंगे ना तो ये आपका स्कोर बूस्टर की तरह काम करेगा। साथ साथ एक कृषि का खंड जो होता है, 5वें खंड की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर यानी कृषि। अब कृषि चाहेंगे तो आप तो कृषि जो है बेसिकली आप आर्थिकी में ही आप इसको कवर कर लेंगे। तो अगर हम बात करें यहां पर तो आर्थिकी जब हम पढ़ते हैं तो इसी आर्थिकी में आप चाहें तो इसको प्लस करके देख सकते हैं कृषि को। तो यहां ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो या खनिज संसाधनों के प्रोडक्ट हो, वर्ल्ड और इंडिया दोनों को देख लेंगे तो आपके कुछ औसत सवाल औसत दर्जे के विद्यार्थियों से ऊपर आप क्रॉस कर जाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि मुख्य किन बिंदुओं का रखें ध्यान, तो इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है कि किन गलतियों से आपको बचना है। देखिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि बार बार अभ्यर्थी करते हैं। जैसे अगर उन गलतियों की हम बात करें तो जैसे सबसे पहली गलती जो अभ्यर्थी करते हैं वो एग्जामिनेशन जब एकदम करीब आ जाता है फिर भी वो क्या करते हैं कि नया ही पढ़ने जाते हैं। तो नए की तरफ जब एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब आ जाए तो आपको रिवीजन की तरफ लौटना है। हमेशा नए पढ़ने के लिए मत भागिए।
किसी ने बता दिया कि फला करंट की बुक आई है, उसमें बहुत नए नए फैक्ट्स दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए, तो आप विभिन्न स्रोतों की तरफ भागते हैं। उसके चक्कर में आपका क्या हो पाता है, रिवीजन नहीं हो पाता है। तो आपको बिल्कुल एकदम एंड तक जाते हुए आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि 1 महीने पहले तक हम जितना भी हमको स्टडी करना है, हम 1 महीना जब बचा रहेगा तब तक कर लेंगे। उसके बाद हम नया नहीं टच करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी चीज के रिवीजन पे पूरी तरह से फोकस रहेंगे। तो नया, बिल्कुल नए नोट्स या नई किताबों को लास्ट टाइम पे चेंज नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है ये मान के चलिए कि सवाल वहीं से बनेगा, उस पर विश्वास करिए और फोकस करिए। साथ साथ आप कई नोट्स बदलते हैं लोग। एक बार जिस नोट्स पर आपने मेहनत की है, उसको अंडरलाइन किया, उस पर आपने फैक्ट्स नोट किए हैं, अब लास्ट टाइम में आके आपने दूसरी किताब उठा ली, तो फिर वो आपकी मेहनत जाया हो गई। तो यहां पर नए से बचना है, चाहे वो आपके नोट्स हो, चाहे वो आपके करंट की बुक हो। नया नया बार बार प्रयोग मत करिए। जो आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करिए। हाँ, बस ये देख लीजिए कि वो पूरे साल का करंट अफेयर्स अगर वहां से कवर हो रहा है, कुछ वीडियोस आप फॉलो कर ही रहे होंगे, साथ साथ नोट्स कवर कर रहे हैं, तो जिसको पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़ेंगे तभी वो तैयार होगा। तो इसलिए एक स्रोत पर विश्वास करके उसको बार बार पढ़ना है, कई नोट्स की तरफ नहीं भागना है। दूसरी चीज, रिवीजन जरूर करना है। बिना रिवीजन के माइनस मार्किंग में आपका स्कोर ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि गलती क्या करते हैं बच्चे कि पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही जाते हैं। पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी रिवीजन है, और रिवीजन से भी ज्यादा जरूरी है कि लास्ट टाइम पर जाते जाते थोड़ा टेस्ट जरूर लगाइए। क्योंकि एग्जामिनेशन का जो दबाव है ना, उस दबाव को आपको झेलने की आदत पड़ जाएगी। और टाइमर लगा के टेस्ट दीजिए, बिल्कुल उसी माहौल में, उसी प्रेशर को महसूस करते हुए टेस्ट दीजिए कि वास्तव में आप 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ेगी तो आपका फायदा यह होगा कि जब आप टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से करेंगे तो आपके आसान सवाल गलत नहीं होंगे, और आसान गलत नहीं होंगे तो आप इन होंगे। तो इसलिए टाइमर लगा के कम से कम 20+ टेस्ट आप कम से कम लगाइए। अगर इससे कम टेस्ट लगा रहे हैं तो ठीक नहीं है, वो इसका फायदा आपको समझ में आएगा एग्जामिनेशन हॉल के दिन। ठीक, चाहे करंट के आपको मिले टेस्ट या वो टोटल स्टैटिक के हो गए, आप जितना ज्यादा टेस्ट लगाएंगे ये आपके लिए उतना फायदेमंद हो गया। तो ये काम कर लीजिए। इसके बाद लास्ट टाइम पर जाते जाते अमूमन क्या होता है कि हम घबराने लगते हैं, लगता है कि अरे अब तो समय कम हुआ। समय कम होता है तो हम घबराने के चक्कर में हमारा परफॉर्मेंस जो होता है वो हम अंडर परफॉर्मर के तौर पर आने लगते हैं। तो घबरा के अपने परफॉर्मेंस को, अपने पढ़ने के आवर्स को घटाना नहीं है कि अरे अब तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, हाथ पांव फूलने लगे, ये नहीं करना है। बिल्कुल हो पाएगा, बल्कि लास्ट टाइम तक जाते जाते अपनी एनर्जी को और जोर लगाइए। ठीक, अक्सर आपने देखा होगा कि धावक वही विजेता बनता है जो लास्ट टाइम पर जाके अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देता है, एकदम हारता हुआ मैच भी जीत जाता है। तो आप वो योद्धा हैं, अपने ऊपर यकीन करिए, क्योंकि आप ही जैसी स्थिति, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, हर पढ़ने वाला इस भय को महसूस करता है। तो ये डर बहुत स्वाभाविक है। जो आपके सवाल आते हैं, बार बार कमेंट सेक्शन में आते हैं कि हमको डर लग रहा है, हम कैसे उससे बाहर निकले। डर लगना इस बात का परिचायक है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। डर नहीं लग रहा है तो वो चिंता की बात है। तो यहां पर दूसरी बात यह है कि आपको टेस्ट लगाना है। ठीक, और घबरा के कभी भी अपने मनोबल को नीचा नहीं करना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर ध्यान रखनी है कि आपको, अमूमन लोग गलती करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि सी सैट जो है उसको पूरी तरह से इग्नोर करके चलते हैं। तो सी सैट को 1 घंटा देना है। जब आपके पास अगर 2 महीना भी अगर बचा है, इस 2 महीने में अगर 1-1 घंटा भी आपने सी सैट को दे दिया, अगर आपने मन से 60+ घंटे भी पढ़ लिए ना, तो सी सैट आपका नहीं रुकेगा। और सी सैट में आप सबसे पहला काम ये करिए कि पिछले 10 साल के पेपर आप सी सैट में लगा जाइए। उनमें पूछे हुए जो भी सवाल हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किन किन सेगमेंट में आप कंफर्टेबल हैं, और जो आपका मजबूत है उसी को थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिए। 2-4-10 रीजनिंग के टॉपिक ऐसे हैं, अगर वो पढ़ लेंगे तो रीजनिंग एक भी गलत नहीं होगा आपका। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे उम्र वाले होते हैं, रिश्तेदारों वाले होते हैं, कुछ टॉपिक काम समय चाल समय वाले होते हैं, और हिंदी और इंग्लिश भाषा, रीजनिंग और भाषा का दोनों सेगमेंट ही अगर आप ठीक से तैयार कर लेना तो आपको तीसरे टॉपिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप यही कर लीजिए, लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं। जिस पोर्शन पे आपको लगता है कि आपका मजबूत है, सीसेट पास करने का सबसे अच्छा तरीका कि मजबूत को ठीक से मजबूत कर लो। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम जो आपको मिले, उसमें आपको जो कमजोर है उस पर भी आप टाइम दे देंगे तो सीसेट बहुत आराम से निकलेगा। सीसेट उसी का गड़बड़ होता है जो लास्ट तक जाते जाते सीसेट को नहीं करता है, और जब करंट का प्रेशर लास्ट में आपके ऊपर ज्यादा रहेगा उस वक्त आपको लगेगा अरे सीसेट तो हमने पढ़ा ही नहीं। तब हम चलेंगे सीसेट के ऊपर हिंदी पढ़ने चलेंगे, और अंतस्थ क्या होता है, और उसके बाद ये व्यंजन वो व्यंजन, फिर आप कंफ्यूज होते हैं, दबाव होता है, गलत करेंगे। और अभी से पढ़ेंगे ना तो वो चीजें बहुत इजीली आप अडॉप्ट कर लेंगे, आपको लास्ट में जाके कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और सारी चीजें एक दिन में एक टॉपिक उठाइए। हिंदी ही उठा रहे हैं तो एक टॉपिक उठाइए, इंग्लिश उठा रहे हैं व्याकरण,
एक टॉपिक उठाई, खूब आराम से पढ़िए। आराम से पढ़ेंगे तो सीसेट कभी फेल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो कि जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन सीसेट में एक आध नंबर से रह जाते हैं और उस चक्कर में पूरा साल उनका ब्रेक होता है, जबकि उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो मेंस लिखें तो उनका इंटरव्यू कॉल निश्चित होगा। ये गलती नहीं करना है। तो सीसेट को इग्नोर आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आप एकदम गांठ बांध लीजिए अपने मन में, ये दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए कि आपको सीसेट की गलती नहीं करनी है। ठीक, इसके बाद अगर बात करें तो दूसरी चीज, ये आपको इन गलतियों से बचना है, ये तो आप समझ गए। अब एक सवाल और आता है कि किस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है, तो उस सवाल पर भी चलते हैं। देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, इन तीन चीजों के अलावा चौथी गलती यह है कि कुछ लोग ये है कि सिर्फ पढ़ते जाते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये जो फार्मूला है ना, 3 बार कम से कम रिवीजन करिए, और 3 बार से ज्यादा जो जितना रिवीजन कर ले वो उतना ज्यादा सेफ स्कोर, सेफ साइड में रहेगा। तो रिवीजन ये मिनिमम बता रहे हैं आपको, अगर 3 बार से कम, चाहे स्टैटिक पोर्शन हो चाहे करंट हो, अगर आप करते हैं तो आप हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि किसी भी का भी दिमाग इतना तेज नहीं है कि एक बार ही पढ़ के उसको सारी चीजें याद हो जाए। जिसको भी आप देखते हैं जिसको ज्यादा चीजें याद है, इसका मतलब कि उसने अपनी मेज कुर्सी पर ज्यादा समय दिया है, या जहां भी वो कंफर्टेबल है। तो आप जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे। और इसके लिए जरूरी यही है कि आप एनर्जेटिक रहिए, अच्छा खाइए, व्यायाम करिए, ताकि एनर्जी आपकी बनी रहे। इसके अलावा कहां करें ज्यादा फोकस? देखिए ज्यादा फोकस आपको किन सेगमेंट पर करने से ज्यादा लाभ हो जाएगा, इसकी भी एक बार चर्चा जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम में आके हमको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि हम पूरी चीज को फिर से पढ़ नहीं सकते हैं। पूरा अब जो हमने पढ़ा है, शॉर्ट नोट बनाए हैं, उसको तो हम रिवीजन करेंगे ही कहेंगे। लास्ट टाइम पे क्या करेंगे, हमने जो स्टैटिक नोट्स अपना बना रखा है स्टैटिक पोर्शन का, अब हम उस नोट्स को ही केवल पढ़ेंगे। अब हम पूरा ग्रंथ नहीं छुएंगे। पूरा ग्रंथ छुएंगे तो मन में लालच आएगा कि चलो ये चैप्टर भी पढ़ लें, वो चैप्टर भी पढ़ लें, और उससे हासिल कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि पढ़ा हुआ दिमाग में रहता है। इतना भी कमजोर दिमाग नहीं है, आपने 2 बार 3 बार पढ़ा होगा। तो आप केवल स्टैटिक जो नोट्स आपने बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसको रिवीजन करिए। दूसरी बात यह है कि पेपर लगाने से आपको फायदा होगा, तो पेपर आप रेगुलर लगाइए, पेपर लगाते रहिए, पेपर में कुछ नए फैक्ट्स मिलते हैं उसको नोट करते रहिए। और तीसरी चीज ये है कि लास्ट का 1 महीना तो पूरी तरह से आप करंट को देंगे ही देंगे। तो इन 3 चीजों पर काम लास्ट में आपको ज्यादा करना है। ठीक, यहां पर डिटेल पढ़ने से लास्ट के 1 महीने में जाके आपको बचना होगा। और सीसेट में, सीसेट के भी कोशिश करिएगा कि यहां पर फोकस इस बात पर रखिएगा कि सीसेट का मिनिमम आप 20 आप कम से कम टेस्ट लगा जाइए, तो केवल यही आपको आपका बेड़ा पार लगा देगा। ये भी ध्यान रखिए। कुछ कुछ चीजें जो पढ़ने के लिए बताई गई हैं वो तो कर ही लीजिएगा। अब फोकस की बात कर लें अगर, तो देखिए सबसे पहला मैं ये कहूंगा कि सबसे आसान चीज जो है जिस पर आप फोकस कर लेंगे, पॉलिटी अगर ठीक से आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि इसमें एक भी सवाल गलत ना हो। पॉलिटी में तभी गलत होगा जब एकदम आसान आसान चीज भी आप रिवीजन नहीं किए हैं तो गलत होगा। तो पॉलिटी को आप कोशिश करिए कि इस पर ठीक से मेहनत कर दीजिए, क्योंकि पॉलिटी में बहुत ज्यादा घुमा के सवाल नहीं बनेगा, तो यहां से आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा अगर देखें तो यहां पर अगर इकोनॉमिक्स की बात कर लें, अर्थव्यवस्था की बात कर लें, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन जो आपको मैंने शुरू में बताया, उसको आप ठीक कर लीजिए। कहीं भी 10-15 पेज के नोट्स में आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे इकोनॉमी के एक जगह। ठीक, तो उसको आप ठीक कर लीजिए, यहां से आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम छोड़ देते हैं कई बार, करंट के ही भरोसे इकोनॉमी में रहते हैं। इसलिए उन चीजों से संबंधित जब हमको कथन कारण वाले स्टेटमेंट दे देता है तो वहां पर हम अवधारणात्मक समझ न होने की वजह से गलत कर जाते हैं, तो इससे बच जाइएगा। फिर आपको फोकस थोड़ा सा करना है एनवायरमेंट पर। ठीक, तो एनवायरमेंट को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जिस चीज से सबसे ज्यादा नंबर उठाया जा सकता है वो है साइंस। अगर आपने ठीक से साइंस को किसी भी एक ऑथेंटिक बुक को, जो कि हमारी क्विक बुक बहुत अच्छी है, आप चाहें तो दृष्टि की क्विक बुक अगर नहीं पढ़े तो पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए तो साइंस का एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। अगर आप पीछे कुछ वर्षों को देखेंगे तो साइंस अच्छा खासा प्रश्न साइंस से पूछा जाता है। तो साइंस वो सेगमेंट आपका है जिस पर कि अमूमन हम लोग क्या करते हैं, उतनी मेहनत नहीं करते हैं। हिस्ट्री खूब पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस को उतना टाइम हम नहीं देते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर आप साइंस को उतना टाइम दे देंगे ना, उसका हम कह सकते हैं कि उससे थोड़ा कम टाइम भी देंगे तो ये आपको उससे ज्यादा स्कोर करके देगा। तो पॉलिटी, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो 5 सवाल यहां पर मिलेंगे। पॉलिटी अगर ठीक से करेंगे तो 15 सवाल कम से कम मिलेंगे, और 20 सवाल आपको साइंस से मिलेंगे। तो 25 और 5 30 10 40 सवाल का आपका काम केवल यही सेगमेंट कर देगा। और इसके बाद बचा भूगोल में अगर बात करें तो भूगोल में जो इंडियन ज्योग्राफी होती है ना, तो इंडिया वाले पोर्शन को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, और विशेष तौर पर यहां पर मैप वर्ड वाला सेगमेंट जो है उसमें मैप देखिएगा। ठीक, तो इंडिया वाले पोर्शन को थोड़ा मजबूती से आप पढ़ लेंगे तो ज्योग्राफी में भी स्कोर आपका ठीक ठाक होगा। और इसके अलावा अगर इतिहास की बात करें तो अमूमन हम किस पर जोर देते हैं,
जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि सीधे हम केवल मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा जोर देते हैं, ठीक, और मिडिवल और एंशिएंट को एकदम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें, विगत कुछ अगर साल के पेपर को आप देखेंगे तो यहां पर आपको प्राचीन इंडिया से, यानी कि एंशिएंट जो हिस्ट्री है उससे, प्राचीन भारत से आपको सवाल ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहां पर प्राचीन भारत के एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको लगा लीजिए, तो यहां पर हिस्ट्री में भी आप ठीक ठाक स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा गांधी के अलावा सुभाष पर भी फोकस कर लीजिएगा। इसके अलावा जो क्रांतिकारी आंदोलन है उस पर भी फोकस कर लीजिएगा, यहां से सवाल बने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इधर बीच हुआ जो भी पेपर है, आसपास जो भी इधर 1-2 साल में पेपर हुए हैं, उन पेपर्स को आप अगर मिल जाए तो उन पेपर्स को लीजिए, उनमें जो करंट के सवाल पूछे गए हैं उनको लगा लीजिए, 2-4 सवाल यहां से आपका ये कवर कर देगा। तो यहां पर अगर इन चीजों को आप ठीक से मैनेज करते हैं, टैकल करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आपका स्कोर बेहतर होगा। तो यही हम कहेंगे, अब तक आपने कितना झेला है, कितनी ठोकरें खाई हैं, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये कहते हैं कि लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिर कर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। तो जो व्यक्ति इन गलतियों से सीखेगा और चलता रहेगा, सफलता उसके कदम चूमेगी। उम्मीद है आपके लिए सेशन लाभदायक होगा। कोई आपका सलाह है, कोई आपकी नई सलाह है, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लड़ते रहिए, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।